हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन सेट ऑफ के बारे में। ये ऑर्डर 8 के रूल 6 में दिया हुआ है सेट ऑफ। अगर हम सेट ऑफ का एक सिंपल मीनिंग देखें तो वो ये कहता है कि सेट ऑफ एक क्लेम है डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के ऊपर। मतलब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के ऊपर किसी पिक्यूनरी रिलेशन में क्लेम करता है, मतलब किसी मनी मैटर पे क्लेम करता है। एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज़ हैं। ए है प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। ए ने एक सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ 10,000 रुपीज़, और उसने इस चीज़ का प्लेंट फाइल किया कोर्ट में कि मुझे बी से 10,000 रुपये वापस लेना है जो कि मैंने उसे लोन पे दिए थे। तो अब जो बी है उसके पास समन जाता है। अब 30 दिन के अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है उस प्लेंट के ख़िलाफ़, और वो उस रिटर्न स्टेटमेंट में एक सेट ऑफ क्लेम कर देता है ए के ख़िलाफ़ कि ठीक है, मैंने से 10,000 रुपये तो लिए थे, लेकिन इसको मैंने सामने से 15,000 रुपये भी दिए थे थोड़े टाइम पहले, तो अब मुझे पहले वो 15,000 रुपये वापस चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ, जो बी है उसने सेट ऑफ क्लेम कर दिया, यानी एक क्लेम कर दिया ए के ख़िलाफ़। ए ने उससे 10,000 रुपये का क्लेम किया और उसने सामने से उसके ऊपर क्लेम कर दिया 15,000 रुपये का। तो इसे कहते हैं सेट ऑफ, डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के ख़िलाफ़ क्लेम करना। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि मतलब वो किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये जो होता है ये रिकवरी ऑफ मनी के लिए ही होना चाहिए। मतलब अगर सामने वाले ने आपसे पैसे की डिमांड करी है तो आप भी उससे पैसे के लिए ही डिमांड करोगे। मतलब कोई अमाउंट जो आपने उसको दिया था उसने वापस नहीं किया, केवल पैसे के लिए ही आप उससे डिमांड कर सकते हैं। दूसरा, ये जो अमाउंट ऑफ मनी है ये लीगली रिकवेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको लीगली रिकवर कर सकें ऐसा होना चाहिए। और तीसरी चीज़, ये जो अमाउंट है ये एक स्पेसिफिकली डिफाइंड अमाउंट होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना अमाउंट उससे लेना है। ऐसे नहीं कि हमने किसी चीज़ के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ उसने हमारे खिलाफ़ प्लेंट किया कि मुझे इससे 10,000 लेने हैं, तो हमने उसके ख़िलाफ़ किसी कंपनसेशन के लिए सेट ऑफ डाल दिया। नहीं, हमें एक अमाउंट पता होना चाहिए कि हम कितने अमाउंट का उसके ख़िलाफ़ सेट ऑफ डाल रहे हैं। मान लीजिए उसने 15,000 या 20,000 लिए थे, तो हम 20,000 का ही उसके ख़िलाफ़ सेट ऑफ डालेंगे। किसी कंपनसेशन या किसी दूसरे तरह की रिलीफ के लिए हम उसके ख़िलाफ़ सेट ऑफ नहीं डाल सकते। तीसरी चीज़ जो है ये पिक्यूनरी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब मनी मैटर्स में होना चाहिए। और इसका जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो कोर्ट का उतना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए जितने का आप सेट ऑफ डाल रहे हो। मान लीजिए जो कोर्ट है उसकी लिमिट केवल 1,00,000 रुपये की है। सामने वाले ने जो प्लान डाला उसने तो 90,000 रुपये का ही किया था कि मुझे इससे 90,000 रुपये लेने, लेकिन आपने सामने से सेट ऑफ किया कि मुझे सामने वाले से यानी प्लेंटिफ से 1,50,000 रुपये लेने। तो अब भाई कोर्ट की जो लिमिट थी वो तो 1,00,000 रुपये थी, आप उसके पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बाहर चले गए, आप 1,50,000 रुपये का मांग रहे हो सेट ऑफ। तो अब आप उसमें सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बाहर है। अगला पॉइंट देखें तो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो दोनों ही इसमें डिफेंडेंट भी होंगी और दोनों ही इसमें प्लेंटिफ भी होंगी। जब पर्सन ए जिसने पहले प्लेंट फाइल किया वो उस वक्त प्लेंटिफ रहेगा, और सामने वाला जब उसके रिप्लाई में रिटर्न स्टेटमेंट अपना फाइल करेगा तब वो बन जाएगा डिफेंडेंट। लेकिन जब वो उस रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम करेगा तब वो उसे एक एज अ प्लेंटिफ भी माना जाएगा, क्योंकि वो सामने से कुछ क्लेम कर रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है। और ऐसे में जब वो सेट ऑफ करेगा तो जो पार्टी पहले प्लेंटिफ थी अब उसे उस सेट ऑफ के खिलाफ मतलब उस सेट ऑफ के रिप्लाई में एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मतलब पहले ए ने बी को प्लेंट भेजा, ए ने कोर्ट में प्लेंट फाइल किया, उस प्लेंट के बी के पास समन गया, उसने उस प्लेंट के खिलाफ रिटर्न स्टेटमेंट भेजा, रिटर्न स्टेटमेंट में एक सेट ऑफ क्लेम किया। तो अब वो रिटर्न स्टेटमेंट तो माना ही जाएगा, लेकिन उस सेट ऑफ के साथ क्योंकि उसमें एक सेट ऑफ भी है तो वो एक प्लेंट भी माना जाएगा। तो अब उस प्लेंट के रिप्लाई में ए जिसने पहले प्लेंट डाला था उसे उसका रिप्लाई देना पड़ेगा एज अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो मतलब दोनों पार्टीज़ डिफेंडेंट भी हो जाएंगी, प्लेंटिफ भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों को पैसे लेने भी हैं और दोनों को पैसे देने भी हैं। मतलब पहले जब ए
जब उससे पैसे मांग रहा था तब वो प्लेंटिफ था और सामने वाला डिफेंडेंट था। अब जब वो उससे पैसे मांग रहा है तो वो प्लेंटिफ बन गया और डिफेंडेंट बन गया। दोनों पार्टीज़ दोनों टाइम पे प्लेंटिफ भी रहेंगी और डिफेंडेंट भी रहेंगी। और ये जो दोनों तरफ से जो क्लेम किया, मतलब जो सेट ऑफ का जो क्लेम है, ये उसी प्लेंट में चलेगा जो प्लेंट पहली पार्टी ने फाइल किया है। इसके लिए कोई सेपरेट सूट या मतलब सॉरी उसी सूट में चलेगा, इसलिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं करना पड़ेगा। जो सूट पहले पार्टी ने फाइल किया था उसी सूट में ये सेट ऑफ का जो क्लेम रहेगा ये चलता जाएगा। कोई नया सूट उसके लिए आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि ए जो है उसने बी के ख़िलाफ़ एक सूट फाइल किया कि मुझे इससे 50,000 रुपये लेना है। बी ने सामने से सेट ऑफ क्लेम कर दिया 80,000 रुपये का। ए ने सोचा मुझे से 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा मैं अपना जो सूट है उसे वापस कर लूँ, मतलब अपना सूट विड्रॉ कर लूँ। या फिर मान लीजिए किसी वजह से कोर्ट ने ही उसका जो सूट है वो डिसमिस कर दिया। ऐसे में जो सामने से सेट ऑफ किया है बी ने, वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो वहाँ रिमेन रहेगा उस सूट में। भले ही पहली पार्टी अपना जो सूट है उसे विड्रॉ कर ले या किसी वजह से कोर्ट उसे डिसमिस कर दे, लेकिन सामने जो सेट ऑफ किया गया है वो सूट में रिमेनिंग रहेगा। और अब जो फर्दर प्रोसेस होगी कोर्ट की वो सेट ऑफ के ऊपर करी जाएगी। अब अगर हम काइंड्स की बात करें तो दो तरह के सेट ऑफ होते हैं। एक होता है लीगल सेट ऑफ और दूसरा होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ मतलब यही नॉर्मल सेट ऑफ जिसके बारे में मैंने बताया, और इक्विटेबल सेट ऑफ मतलब वो सेट ऑफ जिसमें जो अमाउंट है वो असर्टेन है। जो लीगल सेट ऑफ है उसमें तो सर्टेन अमाउंट हमें पता है हम कितने अमाउंट को सेट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जो इक्विटेबल सेट ऑफ है उसमें अमाउंट असर्टेन है, कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है। और ये जो इक्विटेबल सेट ऑफ है ये ऑर्डर 20 रूल 19 के सब रूल 3 में दिया गया है। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में, तो लीगल सेट ऑफ में सबसे पहली चीज़ तो अमाउंट जो है वो सर्टेन हमें पता है कितना अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट रहता है। इक्विटेबल में असर्टेन अमाउंट होता है। लीगल सेट ऑफ में वाइस वर्सा होता है, हमें उससे पैसे लेने हैं और उसे पैसे देने भी हैं, सामने वाले का भी वही है, उससे हमसे पैसे लेने हैं और हमें पैसे देने हैं। दोनों तरफ से पैसे लेना भी है और पैसे देना भी है। मगर इक्विटेबल सेट ऑफ में ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों तरफ से वाइस वर्सा हो। ऐसा भी हो सकता है सामने वाले ने क्लेम किया जब कि सामने वाले ने किसी से कि कोई अमाउंट क्लेम किया है, तो अब वो सामने से पैसे का ही क्लेम करे, कुछ और भी क्लेम कर सकता है। खैर मैं ये बात इसमें पहले बताई गई थी कि अगर पिक्यूनरी ना हो यानी मनी ना हो तो सेट ऑफ नहीं है, मगर वो चीज़ इक्विटेबल सेट ऑफ में आ जाती है। और अगर कोई पर्सन यानी डिफेंडेंट लीगल सेट ऑफ के लिए क्लेम करता है कोर्ट में, तो कोर्ट बाउंड हो जाती है वो लीगल सेट ऑफ उसे देने के लिए। लेकिन क्योंकि सेट ऑफ में मनी रिलेटेड मैटर होना ज़रूरी होता है, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट सामने वाले से क्लेम कर रहे हो, ये चीज़ ज़रूरी होती है। इसलिए जो इक्विटेबल सेट ऑफ होता है उसके लिए कोर्ट उसे अप्लाई करने के लिए कोर्ट बाउंड नहीं होती। मान लीजिए किसी ने इक्विटेबल सेट ऑफ का क्लेम किया है, तो वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो उसे उस सूट में एंटरटेन करेगी या ना नहीं करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सही है, ये इक्विटेबल सेट ऑफ का जो क्लेम है उसे हमें एंटरटेन करना चाहिए सूट में, तो वो कर लेगी। लेकिन अगर उसे वो गलत लगता है तो वो नहीं करेगी। वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। इक्विटेबल सेट ऑफ का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दो पार्टी हैं, मास्टर और सर्वेंट ले लेते हैं हम। तो जो सर्वेंट है वो किसी एक पर्सन ए के यहाँ काम करता है। बी सर्वेंट है, वो पर्सन ए के यहाँ काम करता है, और ए ने उसे 6-7 महीने से, मान लीजिए 6 महीने से उसकी सैलरी नहीं दी है। 6 महीने की सैलरी अगर उसकी माने तो होती है 30,000 रुपये। उसने वो 30,000 रुपये सैलरी नहीं दी है, तो अब जो बी है सर्वेंट, वो कोर्ट में एक सूट फाइल करता है कि जो मेरे मास्टर हैं इनने मुझे इतने टाइम से, यानी 6 महीने से मेरी सैलरी नहीं दी है, जो कि अप्रॉक्स 30,000 रुपये होती है, मतलब 30,000 रुपये होती है वो मेरी सैलरी। तो अब ये जो समन है ये जाएगा मास्टर के पास। अब 30 दिन के अंदर उन्हें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होगी, और अब वो रिटर्न स्टेटमेंट में एक इक्विटेबल सेट ऑफ फाइल कर देते हैं, मतलब इक्विटेबल सेट ऑफ का क्लेम कर देते हैं कि ये जो मेरा नौकर है, जो मेरा काम करता है, इसने मेरे घर की कई सारी चीज़ें तोड़ी हैं काम करते वक्त। कहीं कोई कीमती चीज़ तोड़ दी, कोई प्लेट तोड़ दी, या कुछ ना कुछ इसने मेरे घर का तोड़ा है, तो उन्होंने सामने से इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम कर दिया। अब भाई कोई सर्टेन अमाउंट तो है नहीं इसका, कि वो कोई सर्टेन अमाउंट दे नहीं सकते कि इसने मेरा इतना नुकसान किया है। और सेट ऑफ में क्या चाहिए हमें कि सामने से अगर आप सेट ऑफ क्लेम करते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए कि आप कितने का अमाउंट क्लेम कर रहे हो, और नहीं करोगे तो वो इक्विटेबल सेट ऑफ में आ जाएगा।
और फिर वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो करे ना करे। तो यहाँ सेम वही चीज़ हुई, सामने से उसने एक इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम किया मास्टर ने कि इसने मेरे घर की चीज़ें तोड़ी हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। वो एक अप्रॉक्स अमाउंट बता रहे हैं कि 25-30 हज़ार का होगा, 40 हज़ार का होगा। उनके पास कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि इसने कितना नुकसान किया है मेरा। तो ऐसे में जो कोर्ट है ये उसके डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है कि क्या वो जो इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है उसे सूट में रखेगी, उसे सूट में एंटरटेन करेगी या नहीं करेगी। अगर कोर्ट को सही लगता है कि हाँ वैलिड है ये रीज़न, सामने वाले ने जो भी नुकसान किया उसका या जो कुछ भी सामने वाला सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम कर रहा है वो चीज़ एक वैलिड रीज़न, उसमें उसके पीछे एक वैलिड रीज़न है, तो वो उस इक्विटेबल सेट ऑफ को सूट में एंटरटेन कर लेगी। लेकिन अगर वो इक्विटेबल सेट ऑफ से सेटिस्फाई नहीं हुई, वो उसके रीज़न सेटिस्फाई नहीं होती, कोर्ट रीज़न सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो फिर उसे सूट में एंटरटेन नहीं करेगी, वो उसे डिसमिस कर देगी और सूट नॉर्मली जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। और ऐसे में केवल एक ही पार्टी प्लेंटिफ रहेगी जिसने पहले प्लेंट फाइल किया था और सूट लगाया, और दूसरी बारी डिफेंडेंट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई काउंट सेट ऑफ नहीं हुआ है। तो ये था हमारा वीडियो सेट ऑफ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली बाकी CPC की वीडियोस के लिए हमने CPC की प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।